सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की मोस्ट कंफ्यूजिंग टेक्निक्स के बारे में। हालांकि हम कॉमर्स पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसके बाद हम आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतरते हैं और डे टू डे हमारे सामने कई सारी चीज़ें होती है। चाहे वो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बिलिंग करना हो, चाहे वो अपनी बॉस की नीड के अकॉर्डिंग या क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट करना हो, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट को अपनी बुक्स के साथ टैली करना हो, स्टॉक स्टेटमेंट को अपनी बुक्स के साथ टैली करना हो। कई सारी चीज़ें होती है जो एक अकाउंटेंट रोजमर्रा की लाइफ में रूटीन वर्क होता है उसका, जो उसको करना होता है। लेकिन कभी आपने कई सारे ऐसे नाम जब हमारे सामने आ जाते हैं या कई सारी ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आ जाती है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें वो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग जो टेक्निक्स हैं या जो वर्ड हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा क्यों ये ज़्यादा कंफ्यूज हैं और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इनको देखने वाले हैं। डेफिनेटली आपके लिए लर्निंग होने वाली है आज की इस क्लास से कि हाँ, ये चीज़ भविष्य में जब आपके सामने आ जाए तो आप उससे घबराएं नहीं, उसको इजीली हैंडल कर सकते। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड या टेक्निक है अक्रूअल अकाउंटिंग। अक्रूअल, अब आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि अकाउंटिंग दो तरीके की होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग। ज्यादातर केसेस में अक्रूअल अकाउंटिंग ही चलती है। अब अक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है कि हम अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो होते हैं, न कि तब जब हमें पैसा रिसीव होता है या हम पेमेंट करते हैं। अक्रूवल बेसिस का ही एग्जांपल है कि आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्स जो आप क्या कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, एडवांस इनकम, ये सब अक्रूवल अकाउंटिंग का ही नतीजा होता है। जहां आप डेप्रिसिएशन का भी रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन, आप सारे अपने वैसे खर्चे जो आपके जैसे सैलरी होगी, साहब मार्च महीने की आपने नहीं चुका पाए अपने स्टाफ को, फिर भी आप अपनी बुक्स में सैलरी की एंट्री करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। तो ये आप इसलिए करते हो क्योंकि खर्चा तो हो गया ना, उस महीने नहीं चुका पाए तो क्या हुआ, अगले महीने चुकाएंगे, तो मेरी लाइबिलिटी तो तय हो गई, मेरा खर्चा भी बुक हो चुका है, तो हम उसको बुक करते हैं अपनी बुक्स में। तो जनरली ज्यादातर केसेस में अक्रूवल अकाउंटिंग आपकी जो काम आती है वो आती है मार्च महीने में। मार्च महीने में आप अपने सारे ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें आपने किसी वजह से पे नहीं किया है और वो ड्यू हो चुके हैं, आप उनको रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में। चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, या किसी भी प्रकार का आपका ड्यू एक्सपेंस, इंटरेस्ट है लोन के ऊपर जो आपने नहीं चुकाया तो क्या हुआ, तय तो हो चुका देना, तो आप उसका रिकॉर्ड करते हो। ये आप इस वजह से करते हो क्योंकि आप किस आधार पर अकाउंटिंग करते हो, अक्रूवल बेसिस पर करते हो। ऐसी सारी इनकम को भी हम रिकॉर्ड करते हैं जो हो गई, हमें रिसीव नहीं हुई है तो आगे जाके होगी, समझ रहे हो। जो इनकम आपकी आपने कमा तो ली, अर्नड है, बट नॉट रिसीव। जो इनकम अर्न हो गई, रिसीव नहीं हुई, फिर भी हम उसको अक्रूड इनकम करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें आगे जाके रिसीव होने वाले। तो ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इनकम जो हमें उसी वक्त रिकॉर्ड करने हैं जब वो हो जाते हैं, जब वो इनकम हो चुकी है या वो खर्चा हमें दे हैं, ड्यू है, हमें पे करना है, हम अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। न कि रिसिप्ट और पेमेंट के वक्त। एंट्री हमेशा उसी पैटर्न से चलती है। सैलरी नहीं चुकाई साहब तो क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अक्रूवल अकाउंटिंग चल रही तभी तो आप ये एंट्री कर रहे हो। अच्छा, बैड डेब्ट्स की एंट्री कर रहे हो, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हो, अनअर्न्ड इनकम की एंट्री कर रहे हो, अक्रूड इनकम की एंट्री कर रहे हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हो। दीज आर द रीजंस फॉर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। जो लोग अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं वो खर्चों को ड्यू बेसिस पे अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं और इनकम को भी फिर उनको ड्यू बेसिस पे अपनी बुक्स में दिखानी होती है। सोचिए ना, आपने कोई काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट था आपका जो आपने 5 लाख रुपए में लिया था, आपने वो काम कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट कर लिया तो क्या आप अपनी बुक्स में उसको 5 लाख रुपए से इनकम नहीं दिखाओगे? क्या 100% दिखाओगे? पैसा आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तब जब आएगा तब आप उसकी रिसिप्ट एंट्री करोगे। तो आप उसको इनकम कैसे दिखाओगे? उसको अक्रूवल इनकम या अक्रूड इनकम दिखाओगे। आप उस इनकम तो कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव
नहीं हुई। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, ये एंट्री होती है, और जब वो मिल जाती है तब बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम एंट्री करनी है। दोबारा हम इनकम को क्रेडिट नहीं मारते हैं, दो बार इनकम नहीं दिखाते अपनी बुक। सो ये होता है अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। चलो मैं चारों ट्रांजेक्शन आपको इसके करके बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। पहला ट्रांजेक्शन, हम ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं मेरी बुक्स में क्या एंट्री करूंगा, मैं मेरी बुक्स में एंट्री करूंगा अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड इनकम, जो भी वो इनकम है, अक्रूड इनकम डेबिट। जैसे मान लो अब मैंने किसी बच्चे को घर पे जाके ट्यूशन पढ़ा लिया, 10,000 रुपये मैंने उसके पेरेंट्स को बोले थे 1 महीने के, मैंने महीना भर पढ़ा लिया, मैंने अपनी सर्विस डिलीवर कर ली, मेरी इनकम क्या हो चुकी, अर्न हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। उन्होंने बोला 5 दिन बाद मेरे पास कहीं से पेमेंट आने वाला, मैं आपको दे दूंगा। तो मैं मेरी बुक्स में इस तरह से एंट्री दिखाऊंगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 10,000 टू इनकम रिसीव्ड, जो भी इनकम का नाम है, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं एक यूनिवर्सल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इनकम रिसीव्ड को आप क्रेडिट कर दोगे 10,000 से, ये आपकी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे एंट्री। तो ये आपने तब रिकॉर्ड की जब आपने इनकम अर्न की। अब आगे जाके जब वो इनकम आपको रिसीव होगी तब क्या एंट्री करोगे, तब आप एंट्री करोगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे तो अक्रूड इनकम कर दोगे, ये आप एंट्री करोगे। अक्रूड इनकम का जो अकाउंट आपने ओपन किया था उसको आप यहाँ क्रेडिट करते हुए खत्म करोगे और बैंक में आप रिसीव एंट्री अब पास करोगे। यानी आपने अपनी इनकम को बुक्स में तभी शो कर दिया। तो ये तो आपने जब ड्यू हुई इनकम तभी आपने डिक्लेयर कर दी, शो कर दी, लेकिन ये एंट्री आपने तब की जब वो आपको रिसीव हुई। और जब रिसीव हुई तो दोबारा आपने इनकम का लेजर क्रेडिट नहीं किया बल्कि अक्रूड इनकम का लेजर क्रेडिट किया। और अक्रूड इनकम का जो आप लेजर बनाओगे अपनी बुक्स में, इसका ग्रुप आप हमेशा ध्यान देना करंट असेट डालना है। क्या डालना है? करंट असेट। आपकी कोई इनकम ऐसी जो आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं तो आपके लिए एसेट है, मिलने वाली है। हमेशा गिनोगे कि ये 10,000 तो मेरे वहां से आने वाले हैं। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इसका, इनकम रिसीव्ड। कोई इनकम आपको रिसीव हो गई साहब। अब देखिए नियम तो ये भी कहता है कि ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर, हमें अपनी बुक्स में दिखाना पड़ता है। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, हमने कोई इनकम कमा तो ली लेकिन अभी तक, सॉरी कमाई तो नहीं है लेकिन मिल गई, तो इसे कहते हैं एडवांस इनकम। कोई इनकम आपको किस में मिल गई? एडवांस में मिल गई। तो देखो पहली एंट्री आप क्या करते हो, हमेशा रिसीव पहले हो गया तो रिसीव पहले दिखा देते हो, तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे मान लो कोई आपको 10,000 रुपये मिल गया साहब, जबकि अभी तक आपने नहीं कमाया, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर आप एक अकाउंट खोल देते हो अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, ये अनअर्न्ड इनकम आपकी लाइबिलिटी होती है, इसका ग्रुप क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब जब वो इनकम हम जेन्युइनली कमाएंगे, ये तो रिसीव्ड की एंट्री, अभी मैंने अब देखिए मैंने रिसीव कर दी, मैंने लाइबिलिटी डिक्लेयर कर दी। अब जब मैं वास्तव में उसको अर्न करूंगा, ड्यू होगी वो एंट्री, तब मैं क्या एंट्री करूंगा? तब मैं वो अनअर्न्ड, पहले ही मिल चुका मुझे वो पैसा, तो मैं अनअर्न्ड इनकम को यहाँ पर क्या मार दूंगा? डेबिट कर दूंगा, और टू इनकम रिसीव, अब मेरे की इनकम कंसिडर होगी। अब अगर आप अकाउंटिंग को इतना नहीं समझते हैं तो आप उस केस में क्या एंट्री करोगे वो भी बताता हूँ। आप जैसे मेरे केस में अगर मैं अकाउंटिंग को जानता हूँ तो मैं ये एंट्री करूंगा, दोनों। अगर अकाउंटिंग को ज्यादा नहीं जानते तो आप यहाँ पर पहले ही आप उसको अपनी इनकम बता दोगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव में डाल देते हैं, फिर साल के एंड में जब वो इंटरनल ऑडिट होती है, ऑडिटर चेक करता है, तो वो बोलता है ये तो इनकम अभी तक आपकी हुई नहीं, तो फिर वो उसको इनकम में से उठा के वापस अनअर्न्ड इनकम में ट्रांसफर करता है। तो ये लेजर अगर यहाँ आ गया तो फिर इस एंट्री में ये लेजर यहाँ डेबिट होगा और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट होगा। समझ रहे हो? और अगर आपने पहले ही अनअर्न्ड इनकम में डाल दिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब वो इनकम आपको रिसीव होगी तब, सॉरी रिसीव तो पहले ही हो चुकी है, जब वो ड्यू हो जाएगी तब आपको ये एंट्री पास करनी। तो इसमें रिसीव्ड पहले हुआ, ड्यू बाद में हुआ। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव बता देते हैं, जबकि वो इनकम है ही नहीं। साल के एंड में फिर एडजस्टमेंट में आप उसको इनकम रिसीव में से निकाल के किसमें डालते हो? वापस अनअर्न्ड इनकम में डालते हो। ये भी बहुत लोग करते हैं। ठीक है, ये भी आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का एग्जाम्पल है। तीसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपेंस का, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस
ड्यू बट नॉट पेड। कोई एक्सपेंस ड्यू तो हो गए, पे नहीं किए, फिर भी हम अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सैलरी का एग्जांपल बताता हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट। मान लो सैलरी आपकी ड्यू हो गई किसी महीने, जनरली ये सारे एडजस्टमेंट आप साल के एंड में करते हो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके या सैलरी पेबल करके आप लेजर बना लेते हो। करंट लाइबिलिटी आपके लिए ये लेजर होता है, बेसिकली इस लेजर का ग्रुप करंट लाइबिलिटी होता है। ये एंट्री आप पास करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। आपको इनकम टैक्स भी अलाउ करता है कि खर्चा भले नहीं चुकाया, फिर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो अगर वो ड्यू हो चुका है तो इनकम या एक्सपेंसेस अगर रिसीव्ड या पेमेंट से पहले ड्यू होती है तो भी हम अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एंड आफ्टर दैट जब आप इसको पे करते हो तब आप दोबारा सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं मारते हो, तब आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करते हो, डेबिट करते हो टू बैंक करते हो। ये सिस्टम चलता है बेसिक, राइट। और ऐसा ही एक और चीज होता है प्रीपेड। जब हमने चौथा कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सपेंसेस पेड बट एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, अभी तक ड्यू नहीं हुए, यानी आपने एक तरह से पहले ही पे कर दिए। इसकी क्या एंट्री करते हो? जब आप पे करते हो तब वो आप वहां पर क्या करते हो, जनरली देखिए, जनरली हम क्या करते हैं कि हम उसको सैलरी, जैसे मान लो मैंने किसी को एडवांस में दे दी सैलरी, तो भी मैं मेरी बुक्स में लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पहले आपने उस सैलरी को अपना खर्चा बता दिया, जबकि टेक्निकली वो खर्चा नहीं है, आपने उसे एडवांस दिया था। अब अगर आपने ये एंट्री की, ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है, ये एंट्री आप कभी नहीं करते। आप पहले एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी बताते हो, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बाद में जब वो सैलरी ड्यू हो जाती तब सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी आपका क्रेडिट करके आप उसको खत्म करते हो, एडवांस को। तो ये जनरली सिस्टम चलता है, और ये हमेशा इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, ये ट्रांजेक्शन हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हैं। मिड ऑफ द ईयर कभी हम नहीं करते। कारण ये है कि मिड ऑफ द ईयर करोगे तो आपकी अननेसेसरी बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हर महीने क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं। अकाउंटिंग तो ईयरली बेसिस पे की जाती है, तो आपको ईयर एंड ये देखना है कि कौन से खर्चे ड्यू हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं हुए, कौन से खर्चे पहले पेमेंट हो चुके हैं लेकिन ड्यू नहीं हुए, कौन सी इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई, कौन सी इनकम रिसीव हो चुकी है लेकिन ड्यू नहीं हुई। ये सारी चीजें आप कब देखते हो? 31 मार्च को खड़े होकर देखते हो, और अगर वहां ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसको रिकॉर्ड में ले लेते हो, क्योंकि आप किस पैटर्न पर अकाउंटिंग कर रहे हो, accrual basis of accounting कर, right? Now the most confusing technique number 2. This is one, this is two. Deferred revenue. What is deferred revenue? कई बार क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि कई बार कोई आपको पैसा पहले ही दे दिया जाता है। जैसे आज मान लो मेरे को किसी टीचर ने आया कि मेरे बच्चे को 1 महीने तक ट्यूशन पढ़ानी है, आपको ये लीजिए 20,000 रुपए। सो ऐसी कोई इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव होगी सर्विस के बदले में, लेकिन अभी तक सर्विस देना बाकी है, वो रेवेन्यू हमारी डेफर्ड रेवेन्यू कहलाती है। कि बच्चा मेरा 1 सितंबर से आपकी कोचिंग में आएगा, लेकिन ये उसकी कोचिंग फीस आप आज ही ले लीजिए। सो अभी सितंबर 2 दूर है, अभी आपने जब तक नहीं पढ़ाओगे तब तक वो 20,000 रुपए जो आपको एडवांस मिला हुआ है वो आपकी लाइबिलिटी। अच्छा समझिए, आज क्या तारीख है, आज है 12 अगस्त 2025। किसी बच्चे को मुझे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पढ़ाना है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके पेरेंट्स आज मेरी इंस्टीट्यूट पर आए और उस बच्चे को पढ़ाने के एवज में जो फीस बनती है वो मुझे दे के गए, आज ही मान लो 20,000 भी है। आपको क्या लगता है ये 20,000 रुपए मेरी इनकम है? बताओ, आंसर बताओ, इनकम है कि लाइबिलिटी है? 30 सितंबर 2025 तक ये मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं इसे लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड नहीं करूंगा अपनी बुक्स में, इसको इनकम की तरह ट्रीट करूंगा। मैं इसको एंट्री क्या करूंगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव, मैंने इसको इनकम बता दी, जबकि ये मेरी लाइबिलिटी। ऐसी रेवेन्यू को हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, जो हमने कमाई नहीं है फिर भी हमें एडवांस बेसिस पे क्या होगी, मिल गई। हालांकि सही मायने में आपको अपनी बुक्स में लाइबिलिटी ही दिखाना चाहिए जब तक वो सर्विसेज आप परफॉर्म नहीं कर देते, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं।
बहुत बहुत लोग अकाउंटिंग को आसान सा पैटर्न पर चलाते हैं कि भाई 20,000 कोचिंग फीस ही तो आया है तो लिख देते कोचिंग फीस, जबकि कोचिंग फीस तो एक इनकम है, जबकि वो तो इनकम है नहीं जब तक आप पढ़ा नहीं देते। तो उस केस में आप क्या कर सकते थे, उस केस में आप वहां पर एक लेजर बना सकते थे कोचिंग फीस एडवांस का, उसका करंट लायबिलिटी ग्रुप डालते और आप उसको कोचिंग फीस को क्रेडिट करने के बजाय कोचिंग फीस एडवांस को क्रेडिट करते हैं, अनअर्ड कोचिंग फीस को क्रेडिट करते हैं, अनअर्ड नाम भी दे सकते थे, जो अर्न ही नहीं किया आपने, करंट लायबिलिटी उसका ग्रुप होता है। अगर करते तो आपको फिर जब आप वो 30 सितंबर को लास्ट क्लास ले लेते उस बच्चे की, उसके बाद आपको उस एंट्री को रिवर्स मारना होता, अनअर्ड वाला अकाउंट डेबिट हो जाता और तब आप बताते कोचिंग फी, इनकम आपकी तब सही मायने में आपकी डिक्लायर्ड इनकम होती। ये जो 1.5 महीना चलेगा ये डेफर्ड रेवेन्यू कहलाएगा। समझ रहे हैं व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू? ऐसी कोई इनकम जो हमें मिल गई एडवांस में, अभी तक हमने अपनी सर्विस परफॉर्म नहीं की, दैट इज डेफर्ड। क्लियर? तीसरा जो वर्ड आपको बड़ा दिक्कत देता है वो देता है डेप्रिसिएशन, तो खैर आप जानते होंगे बहुत लोग, लेकिन अमोर्टाइजेशन एक वर्ड होता है जो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कहीं किसी बुक में लिखा हुआ अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? देखिए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों एक ही चीज है। डेप्रिसिएशन भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में क्या करता है, समय के साथ जो गिरावट होती है ना, दोनों आपकी एसेट की वैल्यू की जो डेप्रिसिएशन होता है, जो कॉस्ट में जो ओवर द टाइम जो गिरावट होती है उसको रिकॉर्ड करने का तरीका होता है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। लेकिन डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम लोग काउंट करते हैं हमेशा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, ये सारी टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? दृश्य संपत्तियां जो आपके बिजनेस में आपको दिखती है, जैसे आज मैं अभी अभी ये टेबल पे मैं क्लास ले रहा हूँ तो दिस इज टेंजिबल एसेट, मेरे सामने लैपटॉप है टेंजिबल एसेट, मेरे सामने एलईडी है टेंजिबल एसेट्स, मेरे मेरे सामने एसी लगा हुआ है टेंजिबल एसेट्स, टेबल कुर्सियां पड़ी हुई टेंजिबल एसेट्स। लेकिन बिजनेस में एक और प्रकार की फिक्स्ड एसेट्स होती है, वो होती है इंटेंजिबल एसेट्स, जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी आप उनके उन एसेट्स को फील करते हैं कि हाँ ये मेरी एसेट है, ये मेरी संपत्ति है। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या होता है? कोई लाइसेंस लिया हुआ आपने, कोई ट्रेडमार्क है आपके पास, कोई पेटेंट राइट है आपके पास, कोई कॉपीराइट है आपके पास, कोई फ्रेंचाइजी आपने ले रखी है, कोई ब्रांड नेम है आपके पास, कोई गुडविल है आपके पास, इंटेंजिबल एसेट्स सुने होंगे ना ये सारे नाम आपने। ऐसी एसेट्स जो दिखती नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये मेरी एसेट है। आज आप समझिए कॉमर्स आपका लोगो है, मान लो मैंने इसका पेटेंट राइट ले रखा है 5 साल के लिए, तो क्या मेरी परमिशन के बिना मेरा लोगो को यूज कर सकता है? नहीं। लेकिन पेटेंट राइट लेने के लिए मान लो मैंने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा किया हुआ है, 1 लाख रुपए की मेरी ये एसेट है। दिखता नहीं है लेकिन महसूस तो होता है ना कि ये अधिकार है आपके पास। आज आपने देखा होगा बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, सीसीडी, बड़े बड़े ब्रांड आज हर शहरों में उपलब्ध है, तो ये ब्रांड का इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखा है, तो वो ब्रांड नेम को यूज कर पा रहे। नाइकी के शोरूम, एडिडास के शोरूम, एडिडास वाली कंपनी के मालिक ने यहाँ उदयपुर में एडिडास का शोरूम खोला है क्या? किसने खोला? किसी बिजनेसमैन ने। तो वो एडिडास का नाम कैसे यूज कर रहा है? क्योंकि उसने उसके लिए फ्रेंचाइजी ले रखी है, पैसे दे रखे हैं। अब उसने वो फ्रेंचाइजी जितनी भी वैल्यू में ले रखी है, वो फ्रेंचाइजी उसके लिए एसेट है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी टाइम टू टाइम आपको डेप्रिसिएट करनी पड़ती है, उसी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। बस टेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, जो गिरावट है उसको दर्ज करते हैं हम टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स है तो क्या यूज करोगे? अमोर्टाइजेशन। जैसे देखिए अगर मैंने ये एंट्री पास की हुई है मेरी बुक्स में, समझना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीनरी, तो आप इस एंट्री से क्या समझ रहे बताओ? कि आपने मशीन पर क्या लगाया है? डेप्रिसिएशन लगाया है, मूल्यों में कमी की है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक एंट्री ऐसे कर रखी है, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू ट्रेडमार्क, इससे आप क्या समझोगे?
मैंने ट्रेडमार्क की 5,000 से वैल्यू क्या की है, कम की है। समय के साथ साथ उसकी वैल्यू में गिरावट को दर्ज किया है मैंने। तो है तो दोनों चीज एक ही है, दोनों ही आपकी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को क्या करेगी, कम करेगी। ये दोनों डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों पीएनएल में जाएंगे, खर्चे में जाके जुड़ने वाले हैं, बट हमने नाम अलग यूज किया, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। मम्मी मम्मी होती है, पापा पापा होते हैं, लेकिन दोनों हमारे पेरेंट्स होते हैं। दोनों का रोल हमारी प्रोटेक्शन और सेफ गार्डिंग है, समझ रहे हैं? दोनों को हम भगवान का दर्जा रखते हैं, देते हैं, लेकिन हाँ दोनों के नाम अलग है, लेकिन काम दोनों के हमारे लिए तो सेम है। सेम टू सेम यहाँ पर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। हालांकि मम्मी पापा नहीं बन सकते, बट हाँ इन दोनों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, इन दोनों नामों को देख के। बताओ क्यों? बताओ। जब भी मेरे को किसी के भी पीएनएल में ये दोनों वर्ड देखता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, खर्चे वाली साइड में, इन दोनों को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। बताओ क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये खर्चे में भी आपके शामिल होते हैं, लेकिन कैश नहीं जाता बिजनेस से, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं, कम करते हैं। कैश गए बगैर प्रॉफिट कम हो गया। आज सैलरी 5 लाख से दिखाना है तो वो तब दिखा पाओगे जब चुकाओगे, चुकानी पड़ेगी। लेकिन डेप्रिसिएशन को 5 लाख से दिखा सकते हो अगर आपके पास उतनी मात्रा में एसेट है। 5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, कैश भी नहीं जाएगा और काम हो जाएगा आपका, खर्चे में काउंट हो जाएगा, प्रॉफिट को कम करेगा, टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा। सो दीज बोथ आर नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि हमेशा नॉन कैश एक्सपेंसेस हमें खुशियां देते हैं। क्यों देते हैं? कि खर्चा भी दिखा दिया और कैश भी नहीं गया। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। इसको सर ये नॉन कैश एक्सपेंस वाले को ढंग से समझाओ ना, मैं बताता हूँ ढंग से। देखो आप ऐसे समझ पाओगे अभी अभी जो मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर बताने वाला हूँ। मिस्टर ए, ठीक है, दो अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं, दोनों में आपको ध्यान से देखना है। मिस्टर ए के एक्सपेंस और इनकम, ये पहला एग्जाम्पल। इधर एक्सपेंस और इनकम, ये दूसरा एग्जाम्पल। इनकम है मान लो 30 लाख रुपए की, 30 लाख, दोनों ही केस में, ठीक है। और एक्सपेंस है 12 लाख के, दोनों ही केस में। ऐसे खर्चे जिस पर आपका पेमेंट हुआ है, कैश गया है, दोनों ही केस में प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है? 30 में से 12 गए तो 18 लाख। 18 लाख का प्रॉफिट, इनकम टैक्स में 18 लाख रुपए आपको पीजीबीपी इनकम दिखाते हुए उस पर टैक्स जो भी बनेगा वो देना पड़ेगा, राइट? अब मान लो ये मिस्टर ए किसी बिजनेस में अकाउंटेंट है। समझना, मिस्टर ए किसी बिजनेस में क्या है, अकाउंटेंट है, और इसका बॉस है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने जब मिस्टर ए से पूछा कि इस साल का अपना कितना प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, तो मिस्टर ए ने बोला कि सर ये पिक्चर निकल कर आ रही है, 18 लाख का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो मिस्टर बी ने बोला कि 18 लाख नहीं चाहिए मुझे, 10 लाख ही चाहिए प्रॉफिट। कुछ भी करो 10 लाख पे लेके आओ। होता ना बिजनेस में एडजस्टमेंट्स। अपने को प्रॉफिट कितने पे दिखाना है? 10 लाख पे दिखाना है। ये 10 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाना चाहता है। अब मिस्टर ए अकाउंटेंट है तो उसको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 लाख के खर्चे और ऐड करवाने पड़ेंगे। बताओ करवाने पड़ेंगे कि नहीं करवाने पड़ेंगे? 8 लाख के खर्चे दिखाएगा तब वो प्रॉफिट 10 पे आएगा, राइट? अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वह 8 लाख रुपए की सैलरी का खर्चा दिखाए, या 8 लाख रुपए अगर दिखा सके तो डेप्रिसिएशन दिखाए। आप, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सैलरी दिखाना पसंद करोगे कि डेप्रिसिएशन? क्यों? क्योंकि सैलरी दिखाने के लिए 8 लाख की सैलरी देनी पड़ेगी। सर आपने तो बताया था अभी कि बिना सैलरी दिए ही हम ड्यू दिखा दें। ड्यू दिखाओगे तो आगे तो देनी पड़ेगी ना। आज ड्यू दिखा दोगे बच जाओगे, वो ड्यू अमाउंट को पे तो करना पड़ेगा आगे भविष्य में। 8 लाख की सैलरी मैं तब दिखा सकता हूं जब 8 लाख मेरे बिजनेस से कैश जाए, अरे पैसा जाएगा तो मैं खर्चा दिखा पाऊंगा। जबकि 8 लाख का डेप्रिसिएशन अगर मैंने दिखाया तो कैश जाए बगैर ही मेरा काम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। हालांकि डेप्रिसिएशन आप तब दिखा सकते हो जब आपके पास फिक्स्ड असेट्स हो,
उतनी मात्रा में हो कि 8 लाख का डेप्रिसिएशन आप काउंट कर सको। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिए जाए कि हाँ, हमारे पास है इतनी फिक्स्ड एसेट जिस पे कितना डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं, 8 लाख का, और दूसरा ऑप्शन है कि सैलरी दे दो 8 लाख की, तो आप, मुझे नहीं लगता है जो कॉमर्स की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, जो अकाउंट्स की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, 1000 लोगों से ये सवाल पूछ लेना कि डेप्रिसिएशन को 8 लाख से खर्चा बताऊं या सैलरी को 8 लाख से खर्चा बताऊं, 1000 में से शायद 10 जने ही सैलरी नहीं बोलेंगे, अगर वो समझ रखते हैं तो। डेप्रिसिएशन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कैश जाए बगैर आपका काम हो जाने वाला, राइट? आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि नॉन कैश एक्सपेंस का क्या महत्व होता है। 5वीं मोस्ट कंफ्यूजिंग अकाउंटिंग टेक्निक पर बात करते हैं, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा अकाउंट, बड़ा नाम सुना होगा आपने, सुना है? सॉरी, चलो कॉन्ट्रा पे बाद में बात करते हैं, पहले कैपिटलाइजिंग वर्सेस एक्सपेंसिंग। कैपिटलाइजिंग और एक्सपेंसेस का मतलब यही होता है कि देखो, 2 एंट्री मैं आपके सामने रख रहा हूं, दोनों एंट्री में मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। पहली एंट्री है बस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50 लाख, 50 लाख, क्या लिखा? बस अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी एंट्री है डीजल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 एंट्रियां हैं, एक ही दिन हुई है दोनों एंट्रियां। एक बस खरीदी 50 लाख की और उसमें 10,000 का क्या भरवाया? डीजल भरवाया। अच्छा, मेरा सवाल है, इनमें से आप दोनों एंट्रियों में एक्सपेंस किसको बोलते हो? खर्चा किसको बोलते हो? डीजल को। और एसेट किसको बोलते हो? बस को बोलते हो। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कर रहे हो तो बस का ग्रुप क्या लोगे? फिक्स्ड एसेट्स। और डीजल एक्सपेंस का ग्रुप क्या लोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों किया आपने ऐसा? इसको असेट क्यों माना, इसको एक्सपेंस क्यों माना? और एक्सपेंस और असेट में क्या फर्क है बताओ जल्दी। एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होंगे। और आप उसको एक्सपेंस इसलिए मानते हो, खाया पिया और खर्च, खाया पिया जीरो। खर्चा किसे बोलते हैं? खाया पिया जीरो। इसमें तो कुछ खाया पिया नहीं है। गाड़ी में 10,000 का डीजल डलवाया तो ये 10,000 तो कंज्यूम हो जाने वाला है, वापस डलवाना पड़ेगा, 2-5 दिन में वापस डलवाना पड़ेगा। तो ये कंजम्पशन नेचर का है, कंज्यूम होता रहता है, रेकरिंग नेचर का, खत्म होता रहता है। ऐसी कोई चीज जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है उसको हम एक्सपेंस मानते हैं। आज मूवी गए साहब, 2,000 रुपए खर्च करके आ गए, तो वो खर्चा है कि एसेट है? खर्चा है। ऐसे एसेट गिनते जाओगे तो आप अरबपति बन जाओगे एक दिन। अपने खर्चों को खर्चा नहीं मान के क्या मानने लग जाओ? यार मेरे पास एक बाइक है, उसमें मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं एक कॉपी में, एक रजिस्टर में लिखता चलता हूँ, पेट्रोल को जोड़ रहा हूँ, ताकि मैं जब भविष्य में बाइक को बेचूं तो सारा जिंदगी भर जितना पेट्रोल भराया मैं कॉस्ट वसूल सकूं सामने वाले क्लाइंट से, तो आपकी बाइक ऐतिहासिक बन जाएगी। महाराणा प्रताप का भाला थोड़ी है जो कि वो उसकी वैल्यू कोई भी व्यक्ति समझ कर पैसा देगा। आप पेट्रोल को, रिपेयरिंग को, मेंटेनेंस को खर्चा मानते हो, न कि एसेट मानते हो। एसेट में जोड़ते जाओगे तो एसेट की वैल्यू करोड़ों रुपए पहुंच जाने वाली, लाखों रुपए पहुंच जाने वाली। पता पड़ा बाइक ली तो आपने 1 लाख में थी, अभी आपकी बुक्स में 90 लाख से दिख रही है। तो इसीलिए खर्चा खर्चा होता है। और एसेट क्या होती? एसेट को हम इसलिए एसेट मानते हैं कि एसेट ओवर द ईयर हमें बेनिफिट देती है। एसेट को हम कभी भी खर्चे में नहीं गिनते हैं। यार क्यों गिनूंगा मैं एसेट? आज मैंने एसेट लगे तो अगले 10 साल तक, 15 साल तक मेरे को वो मेरे बिजनेस को हेल्प करने वाली है। तो कैपिटलाइजिंग का मतलब होता है जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं, कोई खर्च करते हैं, जब हमारी पॉकेट से कोई पैसा जाता है, अगर वो पैसा किसी एसेट को खरीदने में जा रहा है तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। वो हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं उसको, ना कि पीएनएल या ट्रेडिंग में लेके जाते हैं। जबकि एक्सपेंसिंग का मतलब होता है जहां आपने पेमेंट किया और आपको पता है कि ये आपकी एसेट नहीं है, आप उसको कहां लेके जाते हो? ट्रेडिंग और पीएनएल में लेके जाते हो, तो वो खर्चा मानते हो आप। जो रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस मानते हैं, जो कैपिटल नेचर के, पूंजीगत नेचर के पेमेंट्स होते हैं उनको हम
एसेट्स मानते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मानते हैं, कैपिटल गुड्स मानते हैं। एक्सपेंसिंग खर्चा, कैपिटलाइजिंग एसेट्स। ऑलराइट, मोबाइल फोन खरीदना कैपिटलाइजिंग एक्सपेंडिचर है, जबकि उसका रिचार्ज डलवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसिंग है वो। समझ रहे? फर्नीचर खरीदना कैपिटलाइजिंग है, लेकिन उस फर्नीचर को रिपेयर करवाना, के टूट फूट सही करवाना, दैट इज एक्सपेंसिंग। बिल्डिंग खरीदना कैपिटलाइजिंग, लेकिन बिल्डिंग को आए दिन व्हाइट वॉश करवाना एक्सपेंसिंग। मोटर व्हीकल खरीदना कैपिटलाइजिंग, लेकिन उसमें पेट्रोल डीजल भरवाना, उसकी रिपेयर सर्विस करवाना एक्सपेंसिंग। वाई आई एम बाइफरकेट बोथ, बिकॉज जो कैपिटलाइजिंग है वो बैलेंस शीट का आइटम है, जो एक्सपेंसिंग है वो पीएनएल और ट्रेडिंग का आइटम है। वो आपकी प्रॉफिट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। खर्चा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा, जबकि एसेट खरीदना मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा। ओवर द ईयर इंपैक्ट करेगा, धीरे धीरे डेप्रिसिएट करेंगे तो प्रॉफिट को वो कम करेगा, लेकिन एकदम से नहीं करेगा। यू कांट कंपेयर द रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। इस साल आपने, मान लो आप एक चाय का काउंटर चलाते हो साहब, 15 लाख रुपए का आपको चाय की बिक्री से इनकम हुआ, तो 15 लाख की आप इनकम गिन रहे हो, और आपने इस साल 35 लाख की कार खरीदी, तो आप अभी ये बोल रहे हो कि मेरे को 20 लाख का लॉस हो गया। मैंने कहा कैसे? कि देखो 15 लाख रुपए तो मेरे को चाय की दुकान से इनकम हुई। मैंने कहा हाँ, और 35 लाख रुपए मेरी कार खरीदने पे चले गए, तो 20 लाख का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा गलत काउंट कर रहा है। दैट इज नॉट योर एक्सपेंसेस, दैट इज नॉट योर लॉस। 35 लाख रुपए का इस 15 लाख से कोई संबंध ही नहीं है। वो 35 लाख रुपए की तो तूने एसेट खरीदी है, एसेट को तू कैसे लॉस की तरह ट्रीट करेगा? इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, इनकम में से एसेट माइनस थोड़ी होती है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला मामला आता है कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा नाम सुना होगा। बिजनेस में जो लेन देन हम करते हैं, और वो लेन देन करते वक्त ज्यादातर जो मोड ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट होते हैं वो बैंक और कैश से होते हैं। तो जब बैंक और कैश आपस में एक दूसरे के बैलेंसेस को कम करने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा। याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा क्या करता है? कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि एक चीज कम हो रही, दूसरी चीज बढ़ रही है, तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहलाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं, आप लोगों ने तो सिर्फ अब तक ये सुना है कि सर कैश और बैंक आपस में जब किसी एंट्री में कॉन्ट्रास्ट होते हुए नजर आए तो उसे हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कई बार आपको बैलेंस शीट में भी देखने को मिलता है। जैसे कैश और बैंक डेफिनेटली कॉन्ट्रा एंट्री है, लेकिन आपने नाम सुना होगा फिक्स्ड एसेट्स वर्सेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक तरफ बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स दिख रही, दूसरी तरफ आप जो उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खड़ा होता चलता है। वो भी कॉन्ट्रा है, वो भी क्या है? कॉन्ट्रा है। वो आगे जाके कॉन्ट्रास्ट होगा। एक तरफ 50 लाख की फिक्स्ड एसेट्स है, दूसरी तरफ 40 लाख की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है लायबिलिटी साइड में। तो इसका मतलब आपके पास एसेट सिर्फ 10 लाख की, 50 में से 40 का तो आप क्या क्लेम कर चुके हो? डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो। वो एसेट 10 लाख की ही है। अगर 12 में बिकी तो भी 2 लाख का प्रॉफिट है, और 8 में बिकी तो 2 लाख का लॉस है। देखने में दिख रहा है यार असेट में 50 लाख की असेट है, लेकिन एक तरफ लाइबिलिटी भी तो देखो, आपने 40 लाख की उस असेट पे डेप्रिसिएशन ले चुके हो, तो अब वो 50 की नहीं है, रियल महीने में वो 10 की है। तो ये भी कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स है। ऐसे अकाउंट जो आपस में एक दूसरे की वैल्यूज को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, उनको कहते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स, राइट। अगला नाम भी आपने सुना होगा, गुडविल अकाउंटिंग। गुडविल क्या होती है? व्हाट इज गुडविल? देखो, गुडविल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, गुडविल यानी प्रसिद्धि, ख्याति, नाम। वो आपको तब पता चलता है कि आपके बिजनेस में कोई गुडविल है या नहीं है, जब आप अपने बिजनेस को बेचने निकलते हैं। जैसे मान लो आपके बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसकी वैल्यू आपकी बुक्स में 5 लाख से दिख रही है, 50 लाख से दिख रही है, देखते जाना हुआ। प्लांट और मशीनरी है जिसकी वैल्यू आपकी बुक्स में 20 लाख रुपए, और फर्नीचर एंड फिक्सचर है जिसकी वैल्यू आपकी बुक्स में 30 लाख। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। सब मिला के कितना हो रहा है? 1 करोड़। आपके बिजनेस में ये 3 तरीके की एसेट्स हैं 1 करोड़ रुपए की वैल्यू की।
आप मार्केट में बेचने निकले, आपने 1,20,00,000 में अपने बिजनेस को बेच दिया। तो समझना किसी भी बिजनेस में जो नेट असेट है, ये नेट असेट है, वो 1 करोड़ की थी, लेकिन जब वो बिजनेस बिका तो 1,20,00,000 रुपए आए, तो ऊपर के जो 20 लाख रुपए हैं, ये जो एक्स्ट्रा आया है आपको, दिस इज कॉल्ड गुडविल। सामने वाले ने आपको गुडविल का पैसा दिया है। और वो बंदा अपनी बुक में गुडविल को 20 लाख से एसेट बताएगा, क्योंकि एक तरह से उसने 1,20,00,000 का सेल कंसिडरेशन दिया है, नेट कंसिडरेशन दिया है, पेमेंट किया है, जबकि उसके पास जो नेट असेट है वो सिर्फ 1 करोड़ की आई है। तो 20 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा किस बात के दिया आपको? गुडविल के दिए। वो अपनी बुक्स में गुडविल दिखा सकता है। गुडविल वही बंदा दिखा सकता है जिसने गुडविल के लिए पे किया है। आपको आपने वो बैलेंस शीट वगैरह में गुडविल गुडविल बहुत पढ़ा होगा 11वीं 12वीं की क्लासेस में, लेकिन ऐसे ही गुडविल नहीं दिखा सकते हम। गुडविल हम तब दिखाते हैं अपनी बुक्स में जब गुडविल के लिए हमने किसी को पे किया है। ऑलराइट, तो गुडविल क्या होती है? गुडविल हमारे लिए एक तरह से इंटेंजिबल एसेट्स मानी जाएगी। समय के साथ साथ जब आप किसी बिजनेस की नेट एसेट खरीदते हो और उसके लिए आप सेल कंसिडरेशन ज्यादा पे करते हो, तो जो एक्सेस मनी आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अगला कॉन्सेप्ट, स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन। जब किसी कंपनी में, याद रखिएगा, किसी कंपनी अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन देना चाहे, मुआवजा देना चाहे, समझ रहे? जैसे आप सोचिए किसी फैक्ट्री में किसी मजदूर की मशीन में हाथ कट गया था, उसके घर वालों ने कंपनी पे क्या किया? क्लेम किया कि 5 लाख का मुआवजा चाहिए, और कंपनी के पास कैश नहीं है देने के लिए। तो कंपनी ने बोला है कि मेरे पास ऐसी कोई एसेट नहीं है देने के लिए, तो आप एक काम करो, 5 लाख की एसेट शेयर खरीद लो, मतलब शेयर ले लो मेरी कंपनी के। स्टॉक का मतलब यहाँ पर शेयर्स है। तो कंपनी ने अपनी कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर उस व्यक्ति को किस रूप में दिए? मुआवजे के रूप में दिया। ये कहलाता है स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन। जहां पर आप किसी व्यक्ति को कॉम्पनसेशन, मुआवजा दे जरूर रहे हो, लेकिन वो कैश में नहीं दे रहे हो, नॉन कैश दे रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन। समझ रहे हो? अगला जो टर्म है, कंफ्यूजिंग टेक्निक है, वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। लीफो, फीफो नाम सुने होंगे आप। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपके बिजनेस में जो स्टॉक होता है, जो व्यापारी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, जो व्यापारी के गुड्स होते हैं बिजनेस में, उन गुड्स की वैल्यूएशन के मेथड्स हैं ये। याद रखिएगा, आपके पास जो भी स्टॉक है उसकी कीमत तय करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, और वो मेथड आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते हैं, लेकिन वो मेथड आपके बिजनेस के प्रॉफिट को और टैक्स लायबिलिटी को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। याद रखिएगा। लीफो का मतलब, फीफो का मतलब होता है, नॉट फीफा वर्ल्ड कप है ना, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया, हमेशा हम ये मानेंगे कि वो पहले बिकेगा। तो महंगाई के केस में हमेशा प्रॉफिट इसमें कम दिखता है। पहले आया माल पहले जाएगा, प्रॉफिट आपको कम दिखेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, अगर हम इसको देखें तो। लीफो जो होता है वो लास्ट में जो आया वो पहले बिकेगा। तो महंगाई के केस में हमेशा प्रॉफिट, इसमें आपको ज्यादा वैल्यू, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, इसकी वैल्यू कम नजर आएगी, तो उस केस में प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और वो सेल के साथ खड़ा मिलता है। तो अगर स्टॉक की वैल्यू कम आएगी तो आपका प्रॉफिट कम निकलेगा, स्टॉक का वैल्यू ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। तो दैट्स व्हाई स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो यहाँ पर फीफो लीफो की बात कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स जिससे हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हैं। वेटेड एवरेज, एवरेज मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन मेथड्स को हम लीफो फीफो कहते हैं। हालांकि बहुत ऑर्डिनरी लेवल पर बिजनेस में ये सब चीजें नहीं देखी जाती, लेकिन आप बहुत बड़े लेवल पर जब बात करते हैं, जहां पर हजारों करोड़ों रुपए के मामले होते हैं, जहां पर ट्रांजेक्शन्स, मतलब स्टॉक की वैल्यू ही करोड़ों में होती है, वहां पर वैल्यूएशन मेथड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को तय करने में, आपकी टैक्सेबिलिटी को तय करने में। दैट्स व्हाई दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, अगला है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का मतलब होता है कि, देखिए वैसे तो ये की नहीं जाती, लेकिन आप कर सकते हो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस में जो भी आप असेट दिखा रहे हो,
उस एसेट की मार्केट वैल्यू के आधार पे उसको अपनी बुक्स में दिखाना। हालाँकि हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो बुक वैल्यू पर तैयार करते हैं। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि सोचिए आपने कोई अ, लैंड खरीदी, ज़मीन खरीदी 40 लाख में, तो 40 लाख का पेमेंट किया आपने उसके लिए, तो 40 लाख से ही आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे उसको, दिखाओगे? पहले साल भी 40 लाख, दूसरे साल भी 40 लाख, तीसरे साल भी 40 लाख, चौथे साल भी 40 लाख, 10 साल बाद भी आप अपनी बुक्स में उसी वैल्यू से दिखा रहे हो जो वैल्यू आपने पे की थी 10 साल पहले। डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है लैंड पे। लेकिन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग नहीं है ये ओरिजिनल कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट पे दिखा रखा है। फेयर वैल्यू क्या होती है कि 10 साल पहले जो 40 लाख में आपने एसेट खरीदी थी, आज की तारीख में 10 साल बाद उसकी 4 करोड़ मार्केट वैल्यू है। तो आप फेयर वैल्यू तब होगी जब आप अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी बताओगे? 4 करोड़ बताओगे। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब आप एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे दिखाते हो, ना कि परचेज प्राइस पर, तो ऐसी अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कहते हैं। और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करना सही भी रहता है क्योंकि उससे आपकी बिज़नेस की रियल पिक्चर पता चलती है। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट के आधार पर अकाउंटिंग रखोगे, तो आपको कभी रियल पिक्चर पता ही नहीं पड़ेगी। आप हमेशा ही प्लॉट को कितनी वैल्यू से मानोगे? 40 लाख से मानोगे, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी? 4 करोड़। तो दिस इज़ कॉल्ड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। अगला है 10वें नंबर का रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आप अपनी इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम को तभी मान लेते हो जब वो अर्न होती है, तब नहीं मानते जब वो रिसीव होती है। कई बार इनकम हमें पहले ही मिल जाती है, तो हम उसको इनकम को पहले ही मान देते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ने आके मुझे 20,000 रुपए दे दिए कि सितंबर में आपको पढ़ाना है, तो हम अभी से उसको अपनी इनकम मानते हुए इनकम दिखा देते हैं। दिखाते कि नहीं दिखाते बुक्स में? इनकम है भैया, आगे जाके पढ़ा लूँगा मैं, आगे जाके अपनी सर्विस दे दूँगा मैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब आपने इनकम अर्न कर ली, सॉरी ये एग्जांपल अर्न का है, अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई। अभी वो एग्जांपल तो एडवांस रिसीव वाला था, ठीक है? अर्न का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आज आपने किसी को पढ़ा दिया, पैसे नहीं आए, लेकिन आप तो अपनी इनकम गिनोगे कि भैया ये 10,000 इससे लेना है, ये 5,000 इससे लेना है। आप एक ठेकेदार हो, आपने किसी के लिए एक मकान का ठेका लिया था 25 लाख में बना के देने का, आपने मकान कंप्लीट कर दिया, आज ओके कर दिया, डन है। अभी भी 5 लाख बाकी है उसके, 20 लाख वो दे चुका, 5 लाख बाकी है, 5 लाख अपनी इनकम नहीं गिनोगे? 100% गिनोगे। तो अगर आपने कोई सर्विस कंप्लीट कर दी आज ही, तो आप उसका पैसा आपको अगले महीने आने वाला है, लेकिन आप उसे अपनी बुक्स में आज ही रिकॉर्ड करो। ये कहलाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इनकम अगर कमा ली है तो हम उसे दिखाते हैं अपनी बुक्स में कमाते ही, रिसीव भले ही वो नहीं हुई हो, क्योंकि रिसीव तो होगी भविष्य में, राइट? अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है, इसलिए आप उसको दिखाते हैं। तो ये 10 ऐसी चीजें थी जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने बताई है। 10 कई बार हमें कंफ्यूज कर सकती है, तो ये 10 नई चीजें और आपको सीखने को मिली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और साथ ही साथ में अगर आपको प्रैक्टिकली अकाउंटेंट बनने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करना है, तो कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक नए टॉपिक के साथ नए दिन मिलेंगे। थैंक यू सो मच।